दोस्त, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं ये वाला सेक्शन पहले डाल रहा हूँ। मेरी आपसे ना रिक्वेस्ट है कि भागना नहीं, पूरा वीडियो देखना और फिर उसके बाद जज करना, ठीक है? वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं हर शो के ना मतलब जब भी कभी करता हूँ तो पहले ये बोलता हूँ कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। पर इस बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं ना तो पूरा वीडियो देखिए और फिर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। क्योंकि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से जो अपने ही कुएं में रहना चाहते हैं, ठीक है? ओके, हम बात करने वाले हैं एलेक्स परेरा वर्सेस इजराइल अदेसानिया की फाइट के बाद जो कुछ हुआ और उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया उसमें से कई लोग नाराज हो गए। पर अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने मेरा जिंदगी में एक भी वीडियो देखा है तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। आप चाहे तो एंड में जाके डिसलाइक भी करिएगा, चाहे तो एंड में जाके अनसब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ, तो पिछली वीडियो के बाद क्या हुआ कि भाई बहुत से लोग जो इजराइल अदेसानिया के फैन है वो मुझसे गुस्सा हो गए, ठीक है ना? और बेचारा उस एक एक तो फैन ऐसा है जो जबरदस्ती उस्मान को बीच में ले आया, जबकि उससे कोई इस फाइट से संबंध भी नहीं है। एनीवेज, 23 सब्सक्राइबर कम हो गए। वैसे भी अपने गरीबी में बहुत सब्सक्राइबर कम है, दूसरों के ज्यादा है और मैं बताऊंगा कि क्यों ज्यादा है, और अपने कम है मैं बताऊंगा कि क्यों कम है। वैसे मेरी शर्ट मैच कर रही है पीछे से, क्यों? एनीवेज, तो 23 सब्सक्राइबर कम हो गए। मेरी जिंदगी में इतनी बार डिसलाइक किसी ने नहीं किया। वैसे अभी भी बता दूं, मैं बताता हूँ आपको, वीडियो में अभी भी 60 से ज्यादा लाइक हैं आई गेस। एक सेकंड बताता हूँ आपको। वीडियो में जो वीडियो है उसमें हाँ लगभग 70 लाइक हैं और 7 अनलाइक हैं। पहली बार मेरे को 7 अनलाइक हुए आज तक, इतने साल से वीडियो बना रहा हूँ। बट पहली बार कभी मैं लास्ट बार अनलाइक जो हुए थे वो 5 थे, है ना? तो 7 मेरे लिए बड़ा नंबर है। तो मैं समझ गया कि बहुत से लोग खफा हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ कि आपके खफा होने के पहले आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या बताया गया था जब मैं चैनल चालू कर रहा था। इनाम भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता है, वैसे उनका काम जो है पता नहीं किसी काम से बात से अटक जाता है। खैर, इनाम भाई ने एक सलाह दी थी कि सचिन, ना जो एमएमए के फैन है इंडिया में वो इजी अदेसानिया, कॉनर मैकग्रेगर और हबीब के सबसे बड़े फैन है, और हबीब के जाने के बाद इस्लाम के सबसे बड़े फैन है। तो क्या होता है कि ये जो फैन है ना, अब अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो तू नाराज हो जाएंगे, तो इनको नाराज नहीं करने का है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा और डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस एडवाइस को इग्नोर कर दूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि इनाम भाई तो मेरा भला चाहता है, पर प्रॉब्लम यह है दोस्त कि ये चैनल मैंने क्यों चालू किया। इससे पहले कई चैनल देखे मैंने, और मेरे को जो चैनल में कंटेंट समझ में आया ना, ऐसा लगता था कि यार, मेरा मानना है कि जब कभी कोई भी वीडियो देख के उठे ना, सिंपल फिलॉसफी है कि उसका नॉलेज पहले से ज्यादा होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो उस वीडियो का कोई मतलब है नहीं, है ना? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, भले ही मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, टूटा फूटा है, और कैमरा है नहीं है, लैपटॉप के कैमरे से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो ये सब नो होने के बाद नॉलेज तो है। तो मेरा मानना है कि मैं दूसरों की नकल करूंगा और सिर्फ आपको खुश रखने की कोशिश करूंगा तो जिंदगी में खुद खुश नहीं रह पाऊंगा, है ना? क्योंकि अगर मैं वैसा करूंगा तो मेरे मन में जो है मैं आपसे बोलूंगा नहीं। इसीलिए कॉर्नर का मैं भी एक फैन हूं, बट अगर कॉर्नर घटिया हरकतें करेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हबीब हबीब की इज्जत कोई कैसे नहीं कर सकता। जो लड़का अपनी मां को दिए प्रॉमिस के चक्कर में $100 मिलियन ठुकरा देता है, उसकी इज्जत कोई कैसे नहीं करेगा। बट अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि हबीब के औरतों के विषय में जो विचार हैं वो सही है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। इजराइल अदेसानिया इजराइल अदेसानिया मेरी नजर में बहुत शानदार फाइटर है, बट पिछली फाइट के बाद आई डोंट गिव अ फक अबाउट हिम। ठीक, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी वीडियो शुरू हुआ है। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों है कि हम फैन बनने की जगह भक्त बन जाते हैं लोगों के, और उसकी हर सही बात को जस्टिफाई करते हैं, हर गलत बात को जस्टिफाई करते हैं, राइट? मैंने एक वीडियो बनाया था कि फैन बनो, चूतिया मत बनो।
एक फैन फैन होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनजस्टिफाई कर दो। मैं कोबी कविंगटन का फैन हूं, बट क्या कोबी कविंगटन डिजर्व करता है टाइटल शॉट? नहीं करता। बिलाल बिलाल करता है। तो क्या मैं सिर्फ कोबी कविंगटन के फैन को मानने के लिए बोलूं? नहीं, नहीं करता है, और जस्टिफाई करूं उसको? मैं आपको खुश रखने के लिए यहाँ पे नहीं हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको खुश रखने के लिए हूं, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। और कल अनसब्सक्राइब करिए, कल वीडियो यू नो डिसलाइक करने की जगह आज ही अनसब्सक्राइब करके निकलिए, तो ज्यादा समय बचेगा आपका। मैं यहाँ पे आपके सामने अपने ओपिनियन रखने के लिए हूं, और जो कि सच हैं, जो कि फैक्ट बेस्ड हैं, जो कि दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि मैं अपने लिए सोच सकता हूं। मैंने आपसे कहीं ज्यादा जिंदगी देखी है, बहुत हार देखी है, बहुत जीत देखी है, और मेरा मानना है कि एक दिन मैं इन सब के ऊपर होऊंगा। जीत में मैं मुझे भी घमंड आया है, और हार से मैंने भी सीखा है। तो दोस्त, मैं जो बोलता हूँ ना, उसके पीछे काफी सारा एक्सपीरियंस है। मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कारण यह है कि कभी कभी हम कुएं के मेंढक जैसी हरकतें करते हैं। कारण यह है कि हमको लगता है कि यूएफसी ही सब कुछ है, इसीलिए कोई फाइटर अगर बाहर से आया है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। और दूसरा कारण यह भी होता है कि हमें हमेशा चमकती हुई चीज बेहतर लगती है। मुझे याद है, सचिन तेंदुलकर शानदार प्रदर्शन कर रहा था, फिर भी पूरी दुनिया ब्रायन लारा की दीवानी थी। यू नो इंजमाम उलग शानदार फाइटर था, शानदार खिलाड़ी था, बट पूरी दुनिया उस समय सईद अनवर की दीवानी थी। पूरी मतलब फेडरर जो है, हर एक बार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, बट पूरी दुनिया नडाल की दीवानी थी। टिम डंकिन एक के बाद एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, बट पूरी दुनिया एलन आइवर्सन की दीवानी थी। क्योंकि ये सारे जो सेकंड एग्जांपल दिया मैंने, ये पहले एग्जांपल से के बराबर नहीं थे, बट ज्यादा चमकीले थे और बेहतरीन मीडिया में बाइट देते थे। एनीवेज, अब मैं आपको दो लोगों की कहानी बताने जा रहा हूं। और ये कहानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अपने हीरो जो चूज करना है ना, वो हीरो के बारे में कम बताता है, हमारे बारे में ज्यादा बताता है। मोस्टली आप में से ज्यादातर लोग यहाँ वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, पर अगर अभी वीडियो में आप हैं, तो मैं जो भी कहना जा रहा हूँ उसके लिए मैंने काफी रिसर्च किया। ठीक है? और हर वो बात जो मैं कहने जा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि मैंने पहले कही है, पर हर चीज का एक कारण होता है। हम हर खिलाड़ी में, चाहे या ना चाहे, अपने आप को देखते हैं। हम किसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, हम किसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो रिफ्लेक्शन है कि हम कैसे इंसान हैं। ठीक है? एलेक्स पेरेरा और इजराइल अदेसानिया के फाइट के बाद जो हरकतें हुई, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले इन दोनों फाइटर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक? बने रहिए, एंड तक बने रहिएगा, तभी पॉइंट जो मैं चाह रहा हूं वो कन्वे हो पाएगा। ठीक? इजराइल अदेसानिया, इजराइल अदेसानिया ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, वो किसी भी और मिक्स मार्शल आर्टिस्ट के लिए, किसी और स्ट्राइकर के लिए हासिल करना मुश्किल होगा। क्या उसने सबसे ज्यादा हासिल किया है? नहीं, बट जितना कुछ हासिल किया है वो किसी और के लिए मुश्किल होगा। आखिर उसके यहां तक आने का कारण क्या है? परसिवियरेंस, डिसिप्लिन और अपने आप में विश्वास, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी। बट अगर मैं आगे चल के आपको यह कहूं कि इजराइल अदेसानिया ने इतना जो कुछ हासिल किया है वो डिजर्व नहीं करता, तो बिल्कुल गलत होगा। वो बिल्कुल डिजर्व करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे फाइटर को जो अनअट्रैक्टिव है हमारी नजर में, उसको इज्जत ही ना दें। और वो शायद हमारे लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि वो है कौन? एक गरीब लौंडा है, झोपड़पट्टी से आया है। साला 10 साल की जिंदगी में दारू पीना चालू कर दिया था। 15 साल की जिंदगी तक लगभग हर दिन सुबह शाम दोपहर, सुबह दोपहर शाम दवाई के जैसा दारू पीने लगा था। इसकी इज्जत अपन क्यों करेंगे यार? ऐसे कई लौंडे अपनी गरीब मोहल्ले में घूमते रहते हैं। इसराइल में स्टाइल है। ये कहानी है दो लड़कों की, ये कहानी है दो शख्सियतों की, ये कहानी है दो लोगों की जो दुनिया में अलग अलग जगह में 3 साल के अंतर में पैदा हुए। ये कहानी दो पोलर ऑपोजिट दुनिया की है। एक तरफ एक के पास बहुत कुछ था, दूसरे तरफ दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। एक तरफ एक का सपना प्राइवेट जेट खरीदने का था। हाँ भाई, प्राइवेट जेट खरीदना सपना है इजराइल अदेसानिया का। वहीं दूसरे तरफ
सपना एक सिर्फ मोटरसाइकिल खरीदने का था। तो आखिर क्यों ना हो, हम भी तो स्पेशल, हम भी, हमारे सपने भी बड़े होते हैं। हमें लगेगा जेट खरीदने वाला ज्यादा बेहतर है, मोटरसाइकिल सपने देखने वाला तो अब हमारे यहाँ काम करने वाले भी देखता है। ये कहानी है उन दोनों आदमियों की। एलेक्स पहिया फवेला में पैदा हुआ। फवेला में बढ़ा कहेंगे, पैदा कहीं और हुआ था। और जब होश संभाला तो फवेला में था। फवेला कैसे समझेंगे आप? अपने शहर के झोपड़पट्टी वाले इलाके में जाना, और अगर आप किस्मत से मुंबई में है तो विरार में जाना। आपको समझ में आएगा कि किस गरीबी में एलेक्स बड़ा हो रहा था। एलेक्स जब बड़ा हो रहा था तो उसको अपने आप से छोड़ो, दुनिया में किसी भी आदमी से कोई उम्मीद नहीं थी। एलेक्स पेरेरा जो है अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि एक दिन वो रोज जब शाम को आता वो लड़का काम करके, तो वो पूछता कि सबने खाना खा लिया है। और ये लड़का काम कर रहा था कब? 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में रोजी रोटी कमा रहा था, और आके पूछता कि खाने में सबने खाना खा लिया। जवाब हाँ में मिलता, तभी वो खाना खाता। पर उसको पता था कि उसकी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए हमेशा कम खाती है ताकि वो खा सके, कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। तो एलेक्स थोड़ा सा खाता और छोड़ देता माँ से कि माँ अच्छा खाना नहीं बनाया तुमने, तुम ही खा लो। और फिर माँ खा लेती। ये एलेक्स पाएगा। एलेक्स पाएगा का, जैसे कि मैंने आपको बताया, सपना वर्ल्ड चैंपियन बनने का छोड़िए, मोहल्ले का डॉन बनने का भी नहीं था। एलेक्स पहिया का सपना मोटरसाइकिल खरीदने का था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अगर वो बहुत तरक्की करेगा ना, तो एक दिन इतने पैसे आएंगे कि एक मोटरसाइकिल खरीद सकेगा। एक मोटरसाइकिल। मेरे जैसा हारा हुआ इंसान भी मोटरसाइकिल खरीद चुका है। तो सोचिए एलेक्स के सपने कितने छोटे थे। आखिर एलेक्स को काम क्यों करना पड़ रहा था? बात बहुत सिंपल थी। जब एलेक्स फवेलाज में, मतलब जब जब उसको होश आया, तो वो बकायदा 7 दिन खाते थे। फिर उसने देखा कि खाने की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, और उसका बाप इंसिस्ट करने लगा कि सैटरडे को ना, सैटरडे संडे को अपन फास्ट रखेंगे। बाप ये नहीं कह सकता था कि बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरे को हर दिन खिला सकूं। एलेक्स समझदार था, टायर शॉप में काम करने लगा। जब 10-12 साल की उम्र में हम जो लौंडे लफाटों के साथ खेलते रहते हैं ना मोहल्ले में, हम तो 18 साल 19 साल की उम्र में भी खेलते रहते हैं। उस उम्र में जब हम बच्चों के साथ घूम रहे थे, एलेक्स पहेया जो है ना, और किसी चूतिया ने ये बोल दिया कि एलेक्स पटेटा नहीं है। अबे कभी पढ़ना कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, राइट? पहेया, पटेटा, परेरा, तीनों सही प्रोनाउंसमेंट है। एनीवेज, मैं भटक गया। तो जब हम जिस उम्र में बच्चों के साथ खेलते हैं ना, एलेक्स एडल्ट्स के साथ था। जिस उम्र में हम नींबू पानी, आइसक्रीम, दुनिया भर की चीजें खाने की कोशिश करते हैं ना, एलेक्स भैया क्योंकि एडल्ट के साथ था तो उनके साथ शराब पीना चालू कर दिया 12-13 साल की उम्र में। एलेक्स लगभग 15 साल की उम्र में प्योर अल्कोहलिक बन चुका था, बेवड़ा जिसको कहते हैं ना अपन। एलेक्स की जिंदगी नहीं चल रही थी शराब के बिना। 5 साल और जैसे तैसे उसने गुजारे। फिर किसी ने उसको सलाह दी कि मार्शल आर्ट जो होती है ना, उससे इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन आता है, और अगर डिसिप्लिन आएगा ना तो शायद ये शराब की लत छूट जाए। तो एलेक्स ने मार्शल आर्ट सीखना चालू की, क्योंकि शराब से छुटकारा चाहिए था उसको। शराब से। अगले 2 साल के अंदर पहिया जो है चालू कर दिया फाइट एमेच्योर में। अगली 25 फाइट जीता, 2.5 साल में 25 फाइट जीता, 2.5 साल में 25 फाइट जीता, और 25 की 25 फाइट नॉकआउट थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि अरे अमेचर फाइट कर रहा था, तीन तीन राउंड ही तो फाइट करेगा, तो 25 हो या 50 हो। सारी की सारी फाइट नॉकआउट थी, सारी की सारी। अब जब अमेचर से प्रोफेशनल बनने का ट्राई किया, तो उस दिन एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और तब से लेके अभी तक एलेक्स पेरेरा ने शराब को हाथ नहीं लगाई है। जब सारी दुनिया उसके चैंपियन बनने पे हाथ में शैंपेन लेके आती है, तो वो हाथ में कोको कोला लेके एंजॉय करता है। ये एलेक्स पेरेरा है। अब चलते हैं ब्राजील से उड़ते हुए नाइजीरिया में, जहां पे एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम है इसराइल अदेसानिया।
इज़राइल अदेसानिया अच्छे खासे परिवार में पैदा होता है। ठीक है, परिवार कुछ ऐसा कि उनके पास 3 नौकर हैं, 3 में से 1 खाना बनाने वाला भी है और 2 उनका सारा काम करने वाले हैं। 10 साल की उम्र में, याद है 12 साल की उम्र में परिवार ने काम करना चालू कर दिया था। 10 साल की उम्र में इज़राइल अदेसानिया की फैमिली ने नाइजीरिया छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि नाइजीरिया, उनको नहीं लग रहा था कि उनके प्रॉस्पेक्ट अच्छे हैं। मैं कहूँगा ना, मेरे प्रॉस्पेक्ट कितने भी अच्छे नहीं हो, मैं हर कोई शहर नहीं छोड़ सकता। आप में से कितने लोग हैं, कोई रहता होगा मान लो पटना में, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी के प्रॉस्पेक्ट पटना में अच्छे नहीं है, तो पटना छोड़ के बैंगलोर आ जाएगा क्या? या फिर मैं बैंगलोर छोड़ के अमेरिका चले जाऊँगा? क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस हैं? नहीं। इज़राइल की फैमिली के पास थे। जब 10 साल की उम्र में पहेया उधर काम करना चालू कर रहा था, तब इज़राइल अदेसानिया की फैमिली नाइजीरिया छोड़ के न्यूजीलैंड आ गई। न्यूजीलैंड में रेसिज्म के कारण थोड़े बहुत उनको प्रॉब्लम हुए, बट दोस्त, ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ना, जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। मुझे पता है, क्योंकि एक समय था जब मेरे जब जेब में फटे तक पैसे थे। फिर एक समय था कि जब पैसे नहीं थे। जब पैसे होते हैं ना, तो ज़िंदगी आसान लगती है। तो वैसे ही एक घर में इज़राइल अदेसानिया पैदा हुआ था और इतने पैसे थे कि नाइजीरिया छोड़ के भाई साहब न्यूजीलैंड आ गए। वैसे आपको बताऊं, अगर कोई लोग मेरे को जानते हैं ना, तो बोलते हैं मेरा सपना भी न्यूजीलैंड जाने के बसने का ही था। अभी 2 साल पहले वो सपना टूट गया, पर था। 2 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि यही मरने का है। 2 साल पहले डिसाइड किया कि यही मरने का है, क्योंकि लगभग मर ही गया था मैं एक बार। 2 साल हो गए क्या? एक्चुअली 2 साल में 1 महीना कम है, 23 महीने हुए। अदेसानिया की जिंदगी आसान थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी का हर पार्ट बहुत आसान था। अदेसानिया बुलिंग का शिकार होता है मिडिल स्कूल में, और उसी वजह से वो भी मार्शल आर्ट छोड़ता है। एक आदमी दारू मार्शल आर्ट ज्वाइन करता है और वो उसकी उम्र 15 साल के आसपास की है। समझ रहे फर्क? एक जब बच्चा है तो मार्शल आर्ट ज्वाइन करता है, दूसरा जब बच्चा है तो नौकरी ज्वाइन करता है। फर्क। अब यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकिएगा और अपने आप से सवाल पूछिएगा कि इन दोनों में से जिंदगी किसकी टफ थी? पूरी दुनिया किसके खिलाफ थी? दोनों में से कौन? अगर मैं आपको सिर्फ 15 साल की उम्र में बताता, एक आदमी, एक लड़का जो बिल्कुल दारू पी के पड़ा हुआ है, उसके पास सिर्फ इसलिए काम करना पड़ रहा है क्योंकि बाप का हाथ बटा सके और घर के लिए खाना ला सके, और दूसरे लड़के के बाप के पास इतने पैसे हैं कि वो नाइजीरिया छोड़ के न्यूजीलैंड आ सके। अब मैं ये दोनों लड़के आपके पास बताता कि इन दोनों में से बताओ कि कौन चैंपियन बनेगा भविष्य में। आप बोलते ये जो है ना, ये पैसे वाला ही चैंपियन बन सकता है, ये भोसड़ी वाले की तो कोई वो नहीं है। ये 22-23 साल की जो उम्र भी जिले तो बड़ी बात है। कौन है अंडरडॉग? और यहाँ पे सवाल होता है कि किसके लिए आप रूट करेंगे इन दोनों में से। इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि एलेक्स बहुत अच्छा है, पर आप इन दोनों में से किसको अपना हीरो चुनेंगे, ये आपके बारे में कुछ बताता है। चलो अब कहानी को लंबा खींचते ना खींचते हुए इन दोनों की राइवलरी पे आते हैं, ठीक है ना। पहली फाइट की बात करते हैं, वहां पे भी फटाफट बात करते हैं। पहली फाइट बहुत क्लोज थी, दोनों के साथ डिसीजन दिए जाते थे, पर यहां पे क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ एमएमए 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 यूएफसी यूएफसी यूएफसी, यहां पे एक चूतिया ऐसा है जिसका कहना है कि इजराइल अदेसानिया दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है, बॉक्सिंग में और किक बॉक्सिंग में भी उसके बराबर नहीं है। दोस्त, इजराइल अदेसानिया आज भी मैं कहता हूं कि बेहतर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है फॉर एरा से, बट ये कहना कि इजराइल अदेसानिया बेहतर स्ट्राइकर है सबसे, तो तुम अगर ऐसा विश्वास करते हो ना, तो मेरे घर के पीछे एक ब्रिज है, वो बेचने का है मेरे को। साथ में ना, अगर वो खरीद लोगे तो साथ में ताजमहल फ्री दूंगा मैं। स्ट्राइकिंग की दुनिया मुay थाई में है, स्ट्राइकिंग की दुनिया किक बॉक्सिंग में है, स्ट्राइकिंग की दुनिया बॉक्सिंग में है, स्ट्राइकिंग की दुनिया मिक्स मार्शल आर्ट में बहुत छोटी है। मिक्स मार्शल आर्ट में नाम से ऐसे समझ में आ रहा है ना, मिक्स मार्शल आर्ट, मिक्स मल्टीपल आर्ट मिक्स करते हैं उधर पे, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा परफेक्ट है ये। एनीवेज, मैं कहा था यार, भटक गया। हाँ, तो पहली फाइट लगभग बराबर थी, बट क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही तरफ देखने के आदी हैं, तो इससे कहते यार इजराइल जीत रहा था, वो तो डिसीजन गलत हो गया। पर दूसरी फाइट तो नॉकआउट थी ना,
दूसरी फाइट तो नॉकआउट थी ना, पर उसमें भी कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो एलेक्स जीत रहा था, वो तो ये जीत रहा था और ये नॉकआउट हो गया। तो फिर तो मैं भी कह सकता हूँ इस फाइट में कि पहला राउंड तो एलेक्स ने जीता था, दूसरा राउंड भी एलेक्स जीत रहा था, पर उसने नॉकआउट कर दिया। ऐसा नहीं होता है ना, नॉकआउट बोले तो नॉकआउट। अब बात करते हैं दूसरी फाइट के बाद में। जब इजराइल अदेसानिया लगातार हराते आता है लोगों को, तो बीच बीच में एलेक्स पहेया ट्वीट करता है उसके बारे में, और इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ट्वीट करता है, शायद इंस्टाग्राम करता है, जो भी है। तो ये बात जो है इजराइल अदेसानिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और इजराइल अदेसानिया एक बयान देता है मीडिया में, और उसी की वजह से मेरे को पता चलता है कि एलेक्स परेरा नाम का कोई भी इंसान है कोई दुनिया में। अगर इजराइल अदेसानिया वो स्टेटमेंट नहीं देता तो हम नहीं समझ पाते कि एलेक्स परेरा कोई है। ठीक है, मैं उसी दिन से उसको फॉलो करने लगा, उसी दिन से जब ये बयान दिया था। बयान क्या है मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। और उस बयान के बारे में थोड़ा मेरा मानना है कि बयान मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ा सही सेट नहीं होगा। बात करते हैं कि वो जो सेकंड नॉकआउट हुआ तो उसके बाद दोनों की जिंदगी कहाँ होती है। उस सेकंड नॉकआउट के बाद इजराइल अदेसानिया किक बॉक्सिंग छोड़ देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किक बॉक्सिंग छोड़ दिया एलेक्स पहिया की वजह से, क्योंकि इजराइल अदेसानिया के सपने थे पहले से यहाँ पे आने के। तो वो किक बॉक्सिंग छोड़ता है और मिक्स मार्शल आर्ट में आ जाता है 2017 में। टेंशन नहीं लेने का, वो बयान भी बताऊंगा मैं। बट अभी जो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते नहीं तो अजीब सा लगेगा। इजराइल अदेसानिया मिक्स मार्शल आर्ट में आ जाता है, बट परेरा वहीं पर रहता है, परेरा वहीं पर रहता है, और एक के बाद एक 4 फाइट जीतता है। साइमन मार्कस की फाइट कभी टाइम होना तो देखना। अगर एलेक्स पहेया की फाइट देखनी है ना, जेसन विलनेक्स जेसन विलनेक ने निपटाया था एलेक्स पहेया को, बट एलेक्स पहेया ने भी निपटाया था जेसन विलनेक को। इसलिए मैं कहता हूँ कि इजराइल अदेसानिया को ही नहीं हराया, इजराइल अदेसानिया को हराने वाले को भी एलेक्स पहेया ने हराया। तो किक बॉक्सिंग की दुनिया छोड़ दिया आपके इजराइल अदेसानिया ने, बट एलेक्स पहेया वहीं बना रहा और 4 और फाइट किया टॉप लेवल की चारों जीता। और मेरे ख्याल से 2017 के एंड में या 2018 के स्टार्टिंग में ग्लोरी का मिडिल वेट चैंपियन बन गया एलेक्स पहिया। मिडिल वेट चैंपियन, जब एलेक्स पहिया मिडिल वेट चैंपियन बना, तब उसी साल लगभग उसी समय एलेक्स इजराइल अदेसानिया यूएफसी में आया, और यूएफसी में वो लगातार फाइट जीतना चालू कर दिया। और मेरी नज़र में इजराइल अदेसानिया ऑलरेडी था, बट मेरे दिल में इजराइल अदेसानिया की इज्जत कब बढ़ी, जब उसने एंडरसन सिल्वा को हराया। अब ये फाइट के बाद ना सिर्फ मेरे दिल में अदेसानिया की इज्जत बढ़ गई, बाकी पूरी दुनिया के बढ़ गई। इजराइल अदेसानिया उस दिन से आपके दिल में हीरो का स्टेटस पाना चालू कर दिया, क्योंकि उसके डायलॉग बहुत शानदार थे, और ये एक ऐसा फाइटर था कि जो डायलॉग के साथ, स्टाइल के साथ शानदार फाइटिंग भी करता था। फिर इसके बाद केविन गैसलम के साथ इंटरिम टाइटल फाइट होती है, और वो फाइट अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा मानना है कि वो फाइट उस साल की नहीं, पिछले 10 साल की सबसे बेहतरीन फाइट्स में से एक है, और शायद इजराइल अदेसानिया की आखिरी इंटरटेनिंग फाइट है एलेक्स पहिया वाली फाइट के पहले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे समझ में आएगा। जब इस समय केविन गैसलम को इजराइल अदेसानिया हरा रहा था, तो उधर पे जेसन विलनेक को आपका पहिया हरा रहा था। उसका 5वां टाइटल डिफेंस था, ध्यान रहे 5वां टाइटल डिफेंस था। जिनको लगता है ना कि टाइटल डिफेंस जो है बड़ी बात होती है, उनके लिए बता रहा हूं, 5वां टाइटल डिफेंस था। अगले साल, नवंबर के आसपास, नवंबर 2019 के आसपास चैंपियनशिप के लिए फाइट होती है। किसकी? आपके विटेकर की, और आपके इजराइल अदेसानिया की। और विटेकर को इज्जत से हराता है इजराइल अदेसानिया, और चैंपियन बन जाता है। उस समय लगभग उसके 2 महीने पहले एलेक्स पहिया अपना 6वां टाइटल डिफेंस करता है, और उसके बाद वो एक डिवीजन ऊपर मूव करके अगले 2 महीने बाद, इस फाइट के 2 महीने बाद, लाइट हैवीवेट का भी चैंपियन बन जाता है। चैम्प 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 चैम्प। याद है कोई और भी चैंपियन बनना चाह रहा था लाइट हैवीवेट का, उसका क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फाइट हारने से इजराइल अदेसानिया की इज्जत कम हुई। अगर वो वीडियो देखोगे ना, तो उस फाइट के बारे में मैंने कहा कि मैं इजराइल अदेसानिया की इज्जत मेरे लिए, मेरे दिल में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। बट ध्यान रहे, जहां तक अचीवमेंट की बात है, वो लड़का पहले भी चैंप चैंप रह चुका है।
अब इस फाइट के बाद ना एक ऐसा दौर चालू होता है जहां पे मेरे जैसे लोग एविड जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें करते हैं उनके लिए इजराइल अदेसानिया की इज्जत बढ़ती जाती है, बट जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए इज्जत कम होती जाती है, क्योंकि इजराइल अदेसानिया एक के बाद एक, टू बी ऑनेस्ट, बोरिंग फाइट में आता है। पर मेरे लिए उन फाइट की इज्जत ज़्यादा है क्योंकि वो उन फाइट में कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन है। भले ही आम जनता के लिए वो फाइट बोरिंग है, पर मेरे लिए नहीं है। वैसे ही एक बोरिंग फाइट योल रोमेरो के बारे में होती है, और मैंने कहा था ना मैं आपको एक स्टेटमेंट की बात करूंगा। उससे पहले मेरे को एलिस पेरेरा के बारे में ध्यान नहीं था ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा थोड़ा बहुत नाम सुना था, बट इतना कोई पागल टाइप में उसका पीछा नहीं कर रहा था। तो मीडिया में किसी ने पूछा और एलिस पेरेरा के बारे में ये जो स्टेटमेंट है इजराइल अदेसानिया का, ध्यान से सुनना। इजराइल अदेसानिया का कहना था कि वो ना कोई जानता नहीं है उसको कौन है वो। मेरे को ना जिंदगी में एक बार ही नॉकआउट हुआ, उसी से नॉकआउट किया, पर मैंने उसके बाद वो फाइट छोड़ दिया और मैं चैंपियन बन गया। मैं जब भी कोई फाइट जीतता हूं ना तो साला बार बार आके मेरे को सोशल मीडिया में कमेंट करता है कि मैंने इसको हराया है। मेरे को लगता है कि वो लड़का जब बूढ़ा हो जाएगा ना तो किसी बार में किसी पब में बैठ के दारू पीते हुए बताएगा कि ये जो चैंपियन है ना इजराइल अदेसानिया, इसको मैंने एक बार हराया था। वैसे वो 2 बार हरा चुका था, बट इजराइल अदेसानिया बोलता है कि मैंने एक बार हराया था इसको। ध्यान है शुरुआत कैसे हुई इस स्टेशन की? उसको कोई नहीं जानता है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से। आप लोग सिर्फ यूएफसी जानते हैं और यूएफसी के बारे में ही कवर करते हैं। तो जो दुनिया यूएफसी के बाहर है वहां नहीं जानते थे, यूएफसी के अंदर है वो नहीं जानते थे, बट यूएफसी के बाहर सभी को पता था कि एलेक्स पहिया कौन सी चीज है। अभी जरवांटे डेविस की फाइट होने वाली है, शायद आपको ना पता हो, बट उस फाइट के लिए लोग पागल हैं, राइट? वो फाइट में इतनी कमाई होगी ना, जैसे जितनी जितने मेन इवेंट में, मतलब जैसे 5-6 मेन इवेंट में नहीं होती है, ठीक है ना, गार्सिया वाली फाइट जो है। पर क्योंकि सिर्फ आप नहीं जानता इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं जानता है। ये लड़का 6 टाइटल डिफेंस, 2 डिवीजन का चैंपियन, और इसको कोई नहीं जानता है। इजराइल अदेसानिया को पता था कि वो लोग जो सिर्फ यूएफसी देखते हैं और उनको लगता है कि पूरी दुनिया के जो फैंटम है वो यूएफसी में ही है, उनको पता था कि उनको विश्वास हो जाएगा कि इसको कोई नहीं जानता है। बट जो लोग दुनिया में यूएफसी के बाहर हैं और जो कुएं के बाहर झांकना जानते हैं, उनको पता था कि ये लड़का कौन था। मैं बता दूं, अब दोनों में फर्क समझना। एक आदमी चैंपियन बनता है, केविन गैसलम वाली फाइट क्या शानदार फाइट है। उसके बाद विटेकर वाली फाइट भी ठीक है, और उसके बाद वाली फाइट, और उसके बाद वाली फाइट, उसके बाद वाली फाइट, खैर बात कर लेता हूँ ना मैं एक्चुअल में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, वैसे मैं बता दूं दोनों में फर्क क्यों है पता है आपको? क्योंकि चमकता हुआ दिखाई देता है एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। पर जिंदगी में याद रखना दोस्त, हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती है। फर्क था दोनों में, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम चैंपियन बन चुका था और बहुत सारे डिफेंस कर चुका था, बट उसको ग्लोरी में था वो। उस लड़के को अभी भी 50,000 मिल रहे थे एक फाइट के। वहीं इजराइल अदेसानिया का कॉन्ट्रैक्ट जॉन जोन्स के कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है यूएफसी का। कॉर्नर के हम नहीं गिन रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इजराइल अदेसानिया को उस समय से $700,000 मिनिमम मिल रहे थे हर फाइट के, मिनिमम। जहां वो इकोनॉमी में सफर कर रहा था, वहीं इजराइल अदेसानिया प्राइवेट जेट में चल रहा था। जैसे कि मैंने बताया, इजराइल अदेसानिया कहना है कि एक दिन वो जेट खरीदेगा, बट अभी भी प्राइवेट जेट में ही चल रहा था वो। तो चमक तो रहा था, इस बात पे कोई शक नहीं है। एक बात और जो दोनों में अलग करती है, जब मैंने बताया आपको कि वो चैंपियन बना, उसके बाद 6 डिफेंस किए, जाके देखना हर डिफेंस डोमिनेटिंग है। और एक भी फाइट अगर कहीं 1 सेकंड के लिए बोरिंग लग जाए ना मेरे को, तो बताना। भले ही मेरे जैसे लोग कहेंगे कि ये टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, बट आम जनता के लिए वो सारी की सारी फाइटें एक्साइटिंग थी। उसके बाद आप मेरे को सीरियसली बता दीजिए, मैं इजराइल अदेसानिया का 1 सेकंड के लिए वो निकाल लेता हूं। इजराइल अदेसानिया रॉबर्ट विटेकर फाइट शानदार। योल रोमेरो की फाइट मेरे हिसाब से टेक्निकली बेस्ट, बट सीरियसली भगवान कसम अगर कोई आम आदमी देख रहा होता तो सो जाता। अगली फाइट योल रोमेरो के बाद पॉल अकोस्टा की फाइट, एक तरफा फाइट और हरकतें वैसे ही। मेरे को नहीं समझ रहा था कि पॉल अकोस्टा दारू पी के आया था कि क्या करके आया था, बट फाइट एक तरफा है, तो इसके लिए हम इज्जत देंगे किसको? इजराइल अदेसानिया को, क्योंकि उसने फाइट जम के की दोस्त। जैसा भी था पॉल अकोस्टा, भले ही कुछ भी हो, बट इजराइल का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था, तो हम उसको पूरे पॉइंट देंगे। उसके बाद ब्लागोविच की फाइट, बोरिंग फाइट।
और इजराइल अदेसानिया लग नहीं रहा था कि उस वेट डिवीजन में फाइट करने लायक है, कॉम्पिटिटिव नहीं लग रहा था। अगली फाइट मार्विन विटोरी की फाइट मेरे को तो अच्छी लगी, क्योंकि इजराइल अदेसानिया डिसिप्लिन पर आम जनता के लिए बोरिंग फाइट। रॉबर्ट विटेकर वाली फाइट, ये फाइट आप जाके फिर से देखिए, मेरा मानना है कि रॉबर्ट विटेकर जीता, बट अगर कोई इजराइल अदेसानिया को देता भी है ये फाइट तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइट बहुत क्लोज थी। अगली फाइट जैरेड कैरेनियर वाली फाइट, इस फाइट के बाद लोगों का भेजा गांडू हो गया, कारण इस फाइट में, जैरेड कैरेनियर वाली फाइट में, इजराइल अदेसानिया जो है ना अंडरटेकर वाले रूप में आता है और फिर एक राउंड में 7 पंच मारता है। फटे तक बोरिंग फाइट, बट मैं मानूंगा कि बहुत शानदार फाइट टेक्निकल के हिसाब से, क्योंकि इजराइल अदेसानिया बहुत डिसिप्लिन में था। तो एक तरफ बहुत एक्साइटिंग फाइटर है, एक तरफ काइंड ऑफ बोरिंग फाइटर है, बट स्टाइल है। मैं आपको बता रहा हूँ, चेल सनन की फाइट बोरिंग होती थी, बट फाइट के बाद जो है ना एक नंबर डायलॉग मारता था, वो सारी जनता उसको पसंद करती थी। मैं भी पसंद करता था बहुत, मतलब आज भी करता हूं। बट दोस्त, बात बात है, फाइट फाइट। खैर, इसके बाद इजराइल अदेसानिया जो है फाइट एलेक्स पेरेरा से होती है, और आपको पता है कि वो नॉकडाउन करता है, उसको नॉकआउट करता है। उसके बाद इजराइल अदेसानिया अगली फाइट में, जो कल हुई उसमें नॉकआउट करता है। पर उस फाइट के बाद जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप बताइएगा। इन दोनों में से आखिर आपका हीरो कौन है? मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपका हीरो इजराइल अदेसानी है तो आप बहुत बुरे हो, या फिर आपका हीरो एलेक्स पहेया है तो शायद आप बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता दोस्त, मुझे सच में नहीं पता। बट मेरा दिल एलेक्स पहेया को देख के कहता है कि अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसको देख के ये करता है कि सारा दुनिया में कोई भी इसको इज्जत नहीं दे रहा यार, मैं दूंगा, मैं दूंगा। इसीलिए मैंने एक दिन पहले जो वीडियो बनाया था ना, अगर आप जाके देखें वो 40 मिनट वाला वीडियो, जिसमें वो कॉम्बिनेशन था 2-3 वीडियो का, तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये वीडियो मैं एक्स्ट्रा में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आप में से कई लोग जो है हारने के बाद सारी फाइट भूल जाएंगे। और क्या किया आप लोगों ने? वही इजराइल अदेसानी ने कहा ना, 1 and done, घंटा 1 and done, इट्स 3-1। ठीक है, जो उसके बाद हरकतें हुई उससे जो है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तो और मतलब आप ये जो ये कर रहे हो ना यार, आदमी नॉकआउट है। मैं मानता हूं कि पहेया ने भी चिल्लाया था उसकी तरफ देख के, बट एक बार चिल्लाना अलग होता है, मल्टीपल टाइम ये करना और नंगो टाइम नाचना ये अलग होता है। ठीक है ना, अब उसका बच्चा रो रहा है, उसके सामने आप यूं जाके कर रहे हो। पता है एक चूतिया क्या जवाब देता है इसका? एक चूतिया जवाब देता है कि उसके बच्चे ने भी ऐसे ही किया था जब वो नॉकआउट हुआ था, तो वो आपकी हरकतें बच्चे की हरकतें सेम होंगी, राइट? तो एक और है आदमी जो अभी तक अनसब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो अब भी करके जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उसका कहना है कि 1 shot डेथ ऐसी कुछ करके पब्लिक जो है इंग्लैंड में नारे लगा रही थी उस्मान के खिलाफ। आपको पता मैंने उस्मान के बारे में क्या कहा था? मैंने कहा था कि उस्मान मेरे दिल में हमेशा के लिए चैंपियन रहेगा, क्योंकि चैंपियन चैंपियन की तरह बिहेव करता है। चैंपियन विक्ट्री में भी हम्बल रहता है, चैंपियन डिफीट में भी हम्बल रहता है, वो चैंपियन होता है। और पब्लिक क्या कर रही है उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है दोस्त? पब्लिक क्या कर रही है और एथलीट क्या कर रहा है, उन दोनों में फर्क होता है। और अगर तुमको ये फर्क समझ में नहीं आता है ना, तो तुम बहुत गलत चीजों को समझते हो। एक बच्चा क्या कर रहा है और एक एथलीट क्या कर रहा है, इन दोनों में फर्क होता है। और अगर इन तीनों चीजों को नहीं समझ पाते हो ना, तो दोस्त तुम दिक्कत में हो। ठीक है, खैर ये तो मेरी बकर थी। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका हीरो उदसानिया है और अभी भी जो सारी हरकतें किया उसने वो सही है, तो आई डोंट गिव अ डैम डूड, बट आई डोंट एग्री विथ यू। एट द सेम टाइम माई हार्ट गोज टू एलेक्स पाइया। कोई ने इज्जत नहीं दिया, मैं दूंगा। हाँ, क्योंकि ये सब वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि सुबह ना सो के नहीं उठा, उससे पहले ही रवि का मैसेज आया इन सब चीज़ों के बारे में, और शायद इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लड़ेंगे जीतेंगे, हम सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए जिंदगी नहीं जिएंगे। मुझे पता है कि एलेक्स पहेया के फैन ना के बराबर हैं और इजराइल देसानिया के फैन बहुत ज्यादा हैं, तो मैं उसका पक्ष लेते हुए नहीं बोलूंगा। मेरा जो सही लगता है मैं वो बोलूंगा। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आई डोंट गिव अ फक। यार अपने बाप के लिए नहीं दिया, तुम्हारे लिए कर दूंगा मैं, राइट? अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जिंदगी में कुछ अच्छा है तो जरूर बताना।
तुम्हारी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है उसको सुन के अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है? ये है इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे, जीतेंगे।